जी मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी के लिए हम लोग लगातार एनसीईआरटी की क्लासेस कर रहे हैं और यह एनसीईआरटी क्लास आपकी आगे बढ़ रही क्लास 11th की एनसीईआरटी में आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ऊतक तंत्र। उसके पहले हम चर्चा कर लें कि हमने नोट्स के अकॉर्डिंग यानी इंग्लिश की जो क्लासेस हैं उसे टॉपिक के अकॉर्डिंग नोट्स बना करके हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और वह नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग प्रोटोजोआ को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज क्लासिफिकेशन का एक बेसिक पैटर्न जो है उसको हमने डिस्कस किया। क्लियर है? तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। आरंभ है प्रचंड नाम से वह सीरीज है, उसको ज़रूर देखें और आपको अपना स्नेह लाइक वगैरह जो आपको देते हैं वो देते रहिए, जिससे हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंचा सकें और आपको उसका लाभ मिल सके। क्लियर है? टेलीग्राम पे उसका पीडीएफ आपको मिल जाता है। एनसीईआरटी की बुक तो आपको सब जगह मिल जाएगी, उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, आप वहाँ से उससे ले सकते हैं, जो कि फ्री है। क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक को और यहाँ पे हम टॉपिक को तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं। बात करें ऊतक तंत्र की, तो जब हम अब तक विभिन्न प्रकार के ऊतकों और उनसे संबंध स्थित कोशिकाओं के प्रकार आधार पर चर्चा कर चुके हैं। मतलब अभी तक हमने जो चर्चा की प्लांट टिश्यू की, तो उसमें हमने चर्चा की थी प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरे को कहते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में 3 पार्ट हो जाते हैं: एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैली मेरिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं सिरस्थ विभ्योतक। ठीक। उसके बाद कहते हैं दूसरे को क्या कहते हैं, पार्श्व विभ्योतक, और तीसरे को कहते हैं अंतर्वेशी। ठीक। जबकि परमानेंट टिश्यू जिसे स्थायी ऊतक कहते हैं उसको दो भागों में बांट दिया गया: सरल परमानेंट मतलब सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट को भी आपने बांट दिया 3 भाग में: पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और जबकि जो कॉम्प्लेक्स हैं उसे आपने बांट दिया था जाइलम में और फ्लोएम में। फिर जाइलम फ्लोएम के अपने ट्रेकीड वेसल्स और उसके जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, और उसके बाद उसी तरह से फ्लोएम के। इन सभी टॉपिक पे हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में चर्चा कर ली, स्थायी ऊतक में और प्लांट ऊतक में। ठीक। आज की जो टॉपिक है उसके विभिन्न स्थानों के बारे में चर्चा करेंगे और कैसे कैसे वो डेवलप होते हैं उस पर चर्चा करने। जैसे अब हम देखेंगे कि पौधे के विभिन्न स्थानों पर स्थित ऊतक कैसे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मतलब एक ही स्थान पर, एक ही पौधे में अलग अलग स्थान पर पाए जाने वाले ऊतक एक दूसरे से भिन्न कैसे होते हैं और अलग काम कैसे करते हैं, इन सभी मुद्दों पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक। उनकी रचना तथा कार्य और उनकी स्थिति के अनुसार होते हैं। रचना और स्थिति के आधार पर ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? रचना और स्थिति के आधार पर ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये तंत्र है कौन कौन से? बाह्य त्वची ऊतक तंत्र, भरण तथा मौलिक ऊतक तंत्र, ठीक, और संवहनी ऊतक तंत्र। 3 प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन से? बाह्य त्वची ऊतक तंत्र, भरण अथवा मौलिक तंत्र, और तीसरा है संवहनी ऊतक तंत्र। 3 प्रकार के हो गए। चलिए पहले को हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, बाह्य त्वची ऊतक तंत्र। बाह्य त्वची ऊतक तंत्र पौधे का सबसे बाहरी आवरण होता है। नाम में ही छुपा हुआ है, बाह्य त्वची लिखा है तो इसका मतलब बाहरी होगा। इसके अंतर्गत बाह्य त्वची कोशिकाएं, रंध्र और बाह्य त्वची उपांग मूल रोम आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आ जाते हैं? मूल रोम यानी जड़ों की जो रेशाएं होते हैं वो आ जाते हैं, और जो तने होंगे उसका तो जो बाह्य त्वचा होगी आएगी। बाह्य त्वचा पौधों के भागों की बाहरी त्वचा है। इसकी कोशिकाएं लंबी तथा एक दूसरे से सटी हुई होती हैं और एक अखंड सतह बनाती हैं। बाह्य त्वचा प्रायः एकल सतह वाली होती हैं। बाह्य त्वची कोशिकाएं पैरेन्काइमी होती हैं जिनमें बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है जो कोशिका भित्ति के साथ होता है। इसमें एक बड़ी रसधानी होती है। बाह्य त्वचा की बाहरी सतह मोम की मोटी परत से ढकी होती है जिसे क्यूटिकल कहा जाता है। फिर से देखते हैं, बाह्य त्वचा की बाहरी सतह मोम की मोटी परत से ढकी होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल पानी की हानि को रोकती है। मूल में क्यूटिकल नहीं होता। मूल में यानी जड़ में क्यूटिकल क्या होता है? एब्सेंट होता है। जड़ में क्यूटिकल क्या होता है? एब्सेंट होता है। देखिए, मूल में क्यूटिकल नहीं होता। ये इस लाइन को देखिए ध्यान से। आप यहाँ पे जो पढ़ते हैं उसे अपनी एनसीईआरटी में एक बार दोहराइए और जिन जिन टॉपिक को यहाँ अंडरलाइन किया जाता है उन टॉपिक को वहाँ पे अंडरलाइन करिए। तो इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हमको इसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। क्लियर है? चलिए, रंध्र ऐसी रचनाएं हैं जो पत्तियों की बाह्य त्वचा पर होते हैं। किसकी बात हो रही? रंध्र की, जिसे हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। ठीक।
रंध्र वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय में नियमित होते हैं। प्रत्येक रंध्र में दो सेम के आकार के दो कोशिकाएं होती हैं, जिसे द्वार कोशिका कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, घास में द्वार कोशिकाएं डंबलाकार होती हैं। आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाता है घास में किस प्रकार की द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो आप कहेंगे डंबलाकार होती हैं। कैसी होती है? डंबलाकार होती हैं। ठीक। द्वार कोशिका की बाहरी भित्ति पतली और आंतरिक भित्ति मोटी होती है। द्वार कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है और यह रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम को नियमित करता है। कभी कभी कुछ बाह्यत्वची कोशिकाएं जो रंध्र के आसपास होती हैं, उनकी आकृति, माप तथा पदार्थ में विशिष्टता आ जाती है। इन कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं। रंध्रीय छिद्र, द्वार कोशिका तथा सहायक कोशिकाएं मिलकर रंध्र केंद्र का निर्माण करती हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक आपका डंबल शेप्ड है और एक जो है आपका कैसा है, सेम के बीच के शेप का है। तो आप ये देख पा रहे हैं कौन सी बाह्य त्वचा कोशिकाएं हैं, सहायक कोशिकाएं कौन सी हैं, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे है, ठीक है, रंध्र कोशिकाएं कौन सी, इन सभी चीज़ों को आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, बाह्य त्वचा की कोशिकाओं पर अनेक रोम होते हैं, जिन्हें मूल रोम कहते हैं। एक बाह्य त्वचा की कोशिकाओं का एक कोश की दीर्घीकरण स्वरूप होती है, जो जल और खनिज तत्वों के अवशोषण में सहायक होती हैं। तने पर पाए जाने वाले ये बाह्य त्वची रोम त्वचा रोम ट्राइकोम्स कहलाते हैं। प्ररोह तंत्र में यह त्वचा रोम बहुकोशिकीय होते हैं। ये शाखित या अशाखित तथा कोमल या नरम हो सकते हैं। ये स्रावी हो सकते हैं। ये वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल की हानि को रोकते हैं। भरण ऊतक तंत्र, बाह्य तथा संवहन बंडल के अतिरिक्त सभी ऊतक भरण ऊतक का बनाते हैं। इनमें सरल ऊतक जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा तथा स्क्लेरेनकाइमा होते हैं। प्राथमिक तने में पैरेन्काइमी कोशिकाएं प्रायः बलकुट, कार्टेक्स, परिरंभ, पित्त तथा मज्जाकिरण में होती हैं। पत्तियों में भरण ऊतक पतली भित्ति वाले तथा क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं और इसे पर्णमध्योतक मेजोफिल कहते हैं। संवहनी ऊतक तंत्र क्या है? संवहनी तंत्र में जटिल ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम दोनों मिलकर संवहन बंडल बनाते हैं। द्विबीजपत्री में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच कैम्बियम होता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, द्विबीजपत्री पौधों में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में क्या पाया जाता है? कैम्बियम पाया जाता है। ठीक। ऐसे संवहनी बंडल जिनमें कैम्बियम होता है उसे लगातार द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम बनाते हैं। इसे खुला संवहन बंडल कहते हैं। एक बीजपत्री पादपों में कैम्बियम नहीं होता, चूंकि वे द्वितीयक ऊतक नहीं बनाते, इसलिए इसे बंद संवहन बंडल कहते हैं। जब जाइलम तथा फ्लोएम एकांतर तरीके से भिन्न त्रिज्या पर होते हैं तब ऐसे बंडल को अरी कहते हैं। जैसे मूल में संयुक्त बंडल में जाइलम तथा फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं, जिसे तने तथा पत्तियों में संयुक्त संवहन बंडल में प्रायः फ्लोएम जाइलम के बाहर की ओर स्थित होता है। द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों का शरीर मूल तने तथा पत्तियों में ऊतक की संरचना का भली भांति अध्ययन करने के लिए पौधे के इन भागों की परिपक्व अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना चाहिए। द्विबीजपत्री मूल, इसमें सूरजमुखी मूल की अनुप्रस्थ काट को दिखाया गया है। भीतरी ऊतकों के विन्यास को निम्नलिखित रूपों से प्रस्तुत किया गया है। सबसे बाहरी ऊतक मूल त्वची हैं। इनमें नलिकाकार सजीव घटक होते हैं। इनमें से कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकली होती हैं, जो एक कोशिकीय मूल रोम बनाती हैं। बलकुट में पतली भित्त वाली पैरेन्काइमी कोशिकाओं की कई परत होती हैं, जिनमें बीच में अंतरा कोशिकीय स्थान होता है। बलकुट की सबसे भीतरी परत अंतस्त्वचा होती हैं, जिसकी नलिकाकार कोशिकाओं की एकल सतह होती है। इन कोशिकाओं में अंतरा कोश के स्थान नहीं होता है। ठीक। अंतरा कोश अंतस्थ कोश की कोशिकाओं की स्पर्श रेखाएं तथा अरी भित्तियों का कैस्पेरी पट्टियों के रूप में जल अपारगम्य मोम पदार्थ सुबेरिन होता है। फिर से देखते हैं यहाँ पे, देखिए कह रहा है अंतस्थ त्वचा की कोशिकाओं की स्पर्श रेखी तथा अरी भित्तियाँ, ठीक, कैस्पेरी पट्टियों के रूप में जल अपारगम्य मोम पदार्थ सुबेरिन होता है। अंतस्त्वचा से भीतर की ओर मोटी भित्त पैरेन्काइमी कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें परिरंभ कहते हैं। इन कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहन कैम्बियम तथा पार्श्वी मूल प्रेरित होती हैं। पित्त छोटी अथवा अस्पष्ट होती हैं।
पैरेन्काइमिक कोशिकाएं जो संवहन तथा जाइलम बंडल के बीच में हैं उन्हें कंजेक्टिव ऊतक कहते हैं। 2 से 4 तक जाइलम तथा फ्लोएम के खंड होते हैं। इनमें बाद जाइलम तथा फ्लोएम के बीच एक कैम्बियम छल्ला बनता है। अंतस्त्वचा के अंदर की ओर सारे ऊतक जिसे परिरंभ, संवहन ऊतक तथा पित्त मिलकर के रंभ स्टेल बनाते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं इसे, आप इसे देखिए, मूलरोम हो गया, बाह्य त्वचा हो गई, ठीक है, बलकुट हो गया। उसके बाद अंतस्त्वचा, ध्यान से देखिएगा एक एक करके डायग्राम कहाँ से खींचा गया है। इसका अंतस्त्वचा, परिरंभ देख पा रहे हैं, परिरंभ क्या है। उसके बाद प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम कहाँ पे है, अब देखिए प्रोटोजाइलम, ठीक है, प्रोटोजाइलम छोटे छोटे वाले, फिर मेटाजाइलम बड़े बड़े वाले, फिर आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पित्त, मिल गया आपको। और फिर उसके बाद कौन हो गया, फ्लोएम हो गया। ये तो फर्स्ट था। फिर इसके बाद आ जाइए, यहाँ पे देखिए बलकुट, परिरंभ, ठीक है, इसका नाम क्या है इस, ठीक। उसके बाद अंतस्त्वचा देख पा रहे हैं, फ्लोएम देख पा रहे हैं, प्रोटोजाइलम देख पा रहे हैं, पित्त देख पा रहे हैं, मेटाजाइलम देख पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका नाम क्या है, ऊपर है जो द्वितीयक मूल है और एक बीजपत्री मूल है, दोनों में अंतर देख पा रहे हैं आप कि द्वितीयक मूल ऊपर है और नीचे क्या है, एक बीजपत्री मूल है। द्वितीयक मूल में अगर आप देखें तो प्रोटोजाइलम कहाँ है, भीतर की तरफ है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, मेटाजाइलम कहाँ है, भीतर की तरफ है। जबकि यहाँ पे प्राथमिक मूल में देखिए तो प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ है। तो ये डिफरेंस पाए जाते हैं इनके रूट में, ठीक। अब द्विबीजपत्री तना देख लेते हैं। एक सैसो, एक प्ररूप सैसो द्विबीजपत्री तने के अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं। बाह्य त्वचा तने की सबसे बाहरी रच्छी कोशिकाएं होती हैं। यह क्यूटिकल वाली परत से ढकी रहती हैं। इस पर कुछ बहुकोश की एक पंक्ति त्वचारोम तथा कुछ रंध्र होते हैं। बाह्य त्वचा तथा परिरंभ के बीच कोशिकाओं की बहुत सी सतहें होती हैं जिसे बलकुट कहते हैं। इसके 3 क्षेत्र होते हैं, बाहरी अधस्त्वचा जिसे हाइपोडर्मिस, ए कोलेनकाइमा कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जो बाह्य त्वचा के नीचे होती हैं। इस सैसो तने के यांत्रिक सहारा देती हैं। बलकुट सतहें अंतस्त्वचा के नीचे होती हैं। इनमें गोलाकार पतली भित्ति वाले पैरेन्काइमिक कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जिसमें सुस्पष्ट अंतरा कोशिकाएं स्थान होता है। अंतस्त्वचा बलकुट की सबसे भीतरी सतह होती जिसमें नाल आकार की कोशिकाओं की एक सतह होती। इन कोशिकाओं में स्टार्च प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप इसको देख पा रहे हैं, ये डायग्राम सभी दिखाए गए हैं, अलग अलग प्रकार के डायग्राम हैं और अलग अलग मात्रा में इसको दिखाए गए हैं। आप इसके नाम वगैरह सब कुछ देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे बाह्य त्वचा हो गई, बाह्य त्वचा हाइपोडर्मिस, पेरेन्काइमा, फिर उसके बाद स्टार्च, आप देख पा रहे हैं कहाँ कहाँ से लिखा गया है। स्टार्च, डंबल कैप, संवहन मंडल, मज्जाकरण किरण, उसके बाद मेड्यूला अथवा पित्त, यहीं पे वो सब चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें दी गई, ठीक है। चल में होता है, इसलिए इसे स्टार्च आच्छादित भी कहते हैं। परिरंभ अंतस्त्वचा के नीचे और फ्लोएम के ऊपर होती है। इसमें स्क्लेरेन्काइमा और कोशिकाएं अर्धचंद्राकार समूह में होती हैं। संवहन मंडल के बीच अरी रूप से विन्यस्त पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कुछ सतहें होती हैं जो मिज्जाकरण बनाते हैं, ठीक। बहुसंख्य संवहन मंडल एक छल्ले में होते हैं। संवहन मंडल का छल्ले में बना होना द्विबीजपत्री तने का गुण है। प्रत्येक संवहन मंडल संयुक्त, मध्याधारुक तथा खुले होते हैं। तने में पित्त केंद्र में होता है जिसे गोलाकार पैरेन्काइमिक कोशिकाएं होती हैं और इन कोशिकाओं के बीच में अंतरक कोशिकीय स्थान होता है, ठीक। एक बीजपत्री तना और उसके बाद द्विबीजपत्री तना है आपका। तो एक बीजपत्री तना कहाँ पे है आपका, तने से छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम लोग रूट को पढ़ ली हैं, तने को छोड़ देते हैं, ठीक है। एक बीजपत्री तना कहाँ से, एक बीजपत्री तना पढ़ लेते हैं, पत्ती की संरचना से छोड़ देते हैं, ठीक है। आइए एक बीजपत्री तना देख लेते हैं क्या है। एक बीजपत्री तने की शारीरिक रचना द्विबीजपत्री तने से कुछ भिन्न होती है, लेकिन ऊतकों में विन्यस्त रहने के क्रम में कोई अंतर नहीं है। आप देख पा रहे हैं एक बीजपत्री तने की बाह्य त्वचा पर रोम नहीं होते हैं। बाह्य त्वचा पर कह रहा है, एक बीजपत्री की बाह्य त्वचा पर रोम नहीं होते हैं। एक बीजपत्री तने में अंतस्त्वचा स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की बनी होती हैं। बलकुट की सतहें होती हैं, इसमें बहुत से बिखरे हुए संवहन मंडल पाए जाते हैं। संवहन मंडल के चारों ओर स्क्लेरेन्काइमा आच्छाद होते हैं। संवहन मंडल संयुक्त या बंद होते हैं। परिधि मंडल
प्रायः छोटे और केंद्र में होते। समान बंडल में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होते और इसमें जल रखने की गुहिकाएं नहीं होती। डायग्राम कहाँ है आपका, ये देख पा रहे हैं आपका बी वाला डायग्राम जो है, एक कौन सा है, इसको अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों डायग्राम किसके हैं, आपके एक बीजपत्री तने का डायग्राम है। हमको आगे पढ़ना है, जो हमको पढ़ना है वो है पत्तियों की संरचना पढ़नी है, जिसे द्विबीजपत्री पत्तियां और एक बीजपत्री पत्तियां, जिन्हें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल पे बने रहें, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।